नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए बिना चीन का नाम लिए बोले मोदी, आंख उठाने वालों को दिया माकूल जवाब। कोहली ने किया फोन मगर मोदी राज में पड़ोसियों से बिगड़े रिश्ते। प्रशांत भूषण के ट्वीट को शेयर करके बोले लोग, मुझे भी सज़ा मिलेगी क्या? पीएफआई पर जल्द लगा सकती है सरकार प्रतिबंध। राष्ट्रपति ट्रंप कमला हैरिस को लेकर बोल रहे हैं झूठ पर झूठ। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब सिलसिला शुरू करेंगे बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि अच्छी पत्रकारिता हो, सच्ची पत्रकारिता हो, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप कोई भी सदस्यता चुनकर सत्य हिंदी की मदद कर सकते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधन में चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव से लेकर आत्मनिर्भर भारत की मुहिम और कोरोना की वैक्सीन तक का जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और कहा कि अब हमें इस दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उस पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपदाओं के बीच सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा, आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान का नाम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। ये मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा और तकनीक के माध्यम से लोगों की परेशानियां कम होगी। उन्होंने कहा कि आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी एक हेल्थ आईडी में होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, उन वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बदलने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में हमने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए कमेटी का गठन किया है। उसकी रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर फैसला करेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में चीन का नाम न लेने पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेता चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश को आज़ाद कैसे रखेंगे जब उन्होंने 32 सार्वजनिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंप दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बहुत कुछ बोला, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जैसा कि उनकी आदत है। उसमें जुमलेबाजियां भी थीं और बहुत सारे अर्ध सत्य भी थे, बहुत सारे झूठ भी थे। जैसे कि चीन के मामले में उनका अभी तक सच सामने नहीं आया है। वो चीन का नाम लिए बिना ही कह रहे हैं कि उन्होंने उनको माकूल जवाब दे दिया है। अगर माकूल जवाब दे दिया है तो चीन का नाम लेने से डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री? इसके अलावा ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। खबरें यही हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और प्रधानमंत्री इस बारे में चुप हैं, सरकार चुप है, सेना चुप है। तो एक बड़ा झूठ भी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से वो कहा है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं, जो अर्ध सत्य के करीब हैं, जो पूरी तरह सच नहीं हैं। अब आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने ऐलान किया है, मेक फॉर वर्ल्ड का जो नया नारा दिया है, मेकिंग फॉर वर्ल्ड, ये एक बड़ा मजाक लगता है, एक बड़ा चुटकुला लगता है, लतीफ़ा लगता है कि जब हम अपने ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं बना पा रहे हैं तो दुनिया को
एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ तक बना पाएंगे। तो नारेबाजी में प्रधानमंत्री अव्वल हैं और वो उन्होंने लाल किले से भी दिखा दिया। तो लेकिन इस पर बहुत खुश नहीं हुआ जा सकता। ख़ासतौर पर भारत देश जिस हालात से गुज़र रहा है, आर्थिक समस्याओं से गुज़र रहा है, जो चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले में भी जिस संकट का हम सामना कर रहे हैं उसके मामले में प्रधानमंत्री कोई सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लड़ाई जीतने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए बहुत ही सावधानी से प्रधानमंत्री के भाषण को सुनना, पढ़ना और देखना ज़रूरी होता है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। बता दें, ये पहली दफ़ा है जब भारत नेपाल के बीच तनाव उभर कर सामने आने के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। आपको पता ही है कि भारत के आजकल अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से कहा कि पड़ोसी वो नहीं होते जिनसे सीमा मिलती है, पड़ोसी वो भी होते हैं जिनसे दिल मिलते हैं। अब ये पता नहीं किन से दिल मिले हैं, कौन से पड़ोसियों की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात करें तो वर्तमान में जितने खराब रिश्ते हैं वैसे कभी नहीं रहे। भारत का सबसे पारंपरिक मित्र देश नेपाल है, जिसके साथ उसकी 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं कि इतनी लंबी सीमा खुली हुई है, यानी दोनों देशों के नागरिक इस सीमा को बगैर वीज़ा, पासपोर्ट के पैदल चलकर पार कर सकते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी है। नेपाल के साथ अब सीमा विवाद चल रहा है। नेपाल का कहना है कि लिपुले, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके इलाके हैं। इसके अलावा नेपाल की तरह ही पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंधों वाला देश है बांग्लादेश। जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया वो भी अब भारत से खुश नहीं है। वजह है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC और समान नागरिकता कानून यानी CAA, माफ़ कीजिएगा, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। इसके अलावा भारत पर काफ़ी हद तक निर्भर रहने वाला भूटान भी अब नई दिल्ली को आंखें दिखा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में भूटान ने उस नहर को बंद कर दिया है जिससे बहता हुआ पानी असम पहुंचता है और वहां के किसान धान की खेती में सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाद में भूटान ने कहा कि उसने कभी पानी बंद नहीं किया बल्कि साफ सफाई कर रहा था। इसके अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी भारत के संबंध तल्ख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो पहले से हैं ही। श्रीलंका में जब से एक राष्ट्रवादी सरकार आई है वो इम्प्रेशन तो ये देती है, दिखाती तो ये है कि दिल्ली के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वो चीन के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत कर रही है। वहाँ का बंदरगाह का ठेका आखिरकार उसने चीन को ही दे दिया है और ऐसा लगता है कि चीन की घुसपैठ वहाँ पर अब लगातार बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तालिबान मजबूत हो रहे हैं उससे भी संबंध बिगड़ने के ही आसार हैं। तो कुल मिलाकर पूरे सारे पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध इस मोदी राज में बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण के 2 विवादित ट्वीट को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी माना है और 20 अगस्त को सज़ा सुनाई जानी है। लेकिन उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद से बिल्कुल उल्टी हैं। लोग सोशल मीडिया पर प्रशांत भूषण के समर्थन में उतर आए हैं और तो और लोग उनके ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, जिसका संदेश है कि उनको भी अब अवमानना के केस में सज़ा सुना दो। ऐसा करने वालों में हज़ारों लोग हैं, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं उनमें योगेंद्र यादव हैं, जिन्होंने प्रशांत भूषण के पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया है और लिखा है कि वो भी ऐसा दोहरा रहे हैं। इसके अलावा जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इसको लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार N राम ने भी इसको मूल अधिकारों पर हमला बताया है। इसके अलावा ओम थानवी, कंवर वहीद नकवी, आशुतोष जैसे जाने माने पत्रकारों ने भी प्रशांत भूषण के ट्वीट के पक्ष में लिखा है, उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हज़ारों आम लोगों ने प्रशांत भूषण के ट्वीट को ट्विटर
फेसबुक पर शेयर कर लिखा है कि क्या अब मुझे भी जेल भेज दिया जाएगा। सवाल उठता है कि ये कार्रवाई कोर्ट को सोचने पर मजबूर करेगी या नहीं। तो प्रशांत भूषण का ट्वीट मैंने भी रीट्वीट किया है, मैंने भी उसे अपने फेसबुक में शेयर किया है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले का आधार बनाकर एक गलत ढंग से एक सही व्यक्ति को सज़ा देने की कोशिश हो रही है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे न्याय व्यवस्था का मामला है। और प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किए हैं वो कहीं से भी कोर्ट की अवमानना करते हुए नहीं लगते, और तमाम जो न्यायविद हैं, जो जानकार हैं कानून के, उनका भी यही मत है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ज़रा उदार होकर देखना चाहिए, उसके मामले में थोड़ा सा उदारता दिखानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ धारणा बना ली है और कुछ उसके उद्देश्य हैं जिसके तहत प्रशांत भूषण को दोषी भी ठहरा दिया गया है, अब सज़ा भी सुनाई जाएगी। तो हज़ारों लोग रिट्वीट कर रहे हैं और हज़ारों लोग तैयार हैं प्रशांत भूषण के साथ जेल जाने को। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उन सबको भी प्रशांत भूषण के साथ जोड़ कर देखता है या नहीं जो देखता है, या बाकी को वो अनदेखा कर देता है और केवल प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाता है, और सज़ा भी सुनाता है तो किस तरह की सज़ा सुनाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भारत के न्याय के इतिहास में एक कहना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये काला धब्बा होगा ये फैसला, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसका अगर विरोध हो रहा है तो उसके वैलिड रीजंस हैं, उसका पर्याप्त आधार है, और आम नागरिकों को भी इसका विरोध करना चाहिए, प्रशांत भूषण के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कर्नाटक में पिछले दिनों भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर से अलग अलग संगठन और राजनीतिक पार्टियां पीएफआई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगी हैं। पीएफआई और उसके राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की सारी गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं। 2006 में बने इस संगठन पर इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने, हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए युवकों को भड़काने, हवाला रैकेट चलाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। देश के कई राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां पीएफआई की गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए और केंद्र की अन्य एजेंसियां भी पीएफआई पर कार्रवाई करने के लिए साक्ष्य जुटा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कट्टरपंथी संगठन ने देश के लगभग सभी राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं। इसके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में सक्रिय हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के विरोध में जो हिंसा हुई, इसमें पीएफआई की बड़ी भूमिका थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है। सूत्रों की माने तो देश की अलग अलग एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं कि कई जगह हिंसा पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने की। कई जगह इस संगठन ने हिंसा करवाने के लिए लोगों को उकसाया, इस तरह के आरोप भी उस पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हिंसा उपद्रव के लिए कई संगठनों और लोगों की फंडिंग की। देश के कई राज्यों की पुलिस अब ये मानने लगी कि पीएफआई से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। जकात के नाम पर इस संगठन ने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय भी इस संगठन के खिलाफ सक्रिय हो गया है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े रहे कई कट्टरपंथी अब पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अलग अलग राज्य सरकारों से मिल रही रिपोर्टों के आधार पर केंद्र सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध की भूमिका तैयार कर रही है और जल्दी इस संगठन पर कार्रवाई संभव है। तो ये तो स्पष्ट है कि पीएफआई कट्टरपंथी लोगों का संगठन है, लेकिन बाकी जो इतने सारे आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में ये इतनी सारी बातें की जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी पुलिस, हमारे खुफिया संगठन, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई वगैरह ये सब अभी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, दुराग्रहों से ग्रस्त हैं। तो किसी भी मुस्लिम संगठन को घेरने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको बैन लगाने के लिए तमाम तरह के झूठ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें ये हमें समझना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जब एक धर्म के कट्टरपंथी संगठन को टारगेट किया जा रहा है तो बाकी धर्मों के कट्टरपंथियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। उनसे भी उसी स्तर का खतरा है, वो भी इसी तरह से समाज में हिंसा, बिखराव, विभाजन पैदा कर रहे हैं। तो
ये देखने की बात है कि पीएफआई और एसडीपीआई को किस तरह से फ्रेम किया जा रहा है, या सचमुच में ऐसा है। ये सच्चाई ये सामने आनी चाहिए और इस सच्चाई तक जाना चाहिए। जो पुलिस कह रही है, जो सरकार कह रही, जो खुफिया एजेंसी कह रही हैं, वो कतई विश्वसनीय नहीं है, कतई भरोसे के लायक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है उससे एक चीज़ साफ़ है कि ये कट्टरपंथी संगठन है, ये इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है और ये कोई समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे संगठनों को हाशिए में ढकेला जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक ऐसे संगठन के रूप में पेंट करना जैसे कोई आपराधिक संगठन हो, आतंकवादी संगठन हो, इसके लिए पुख्ता आधार होना चाहिए। झूठ को आधार बनाकर किसी संगठन को इस तरह से फ्रेम करके उसको प्रतिबंध लगाना भी सही नहीं कहा जा सकता। एक संतुलित अप्रोच की ज़रूरत है और वो सभी धर्मों के ऐसे कट्टरपंथी संगठन जो इस तरह की गतिविधियों में अगर संलग्न रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को काम करना चाहिए। मुद्दा एक ही है कि किसी को जानबूझकर एजेंडा के तहत टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के चुनाव लड़ने की योग्यता पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि उनके तर्क को अमेरिकी संविधान विशेषज्ञों ने सिरे से खारिज कर दिया है और विरोधियों ने उन पर नस्ली भेदभाव से प्रेरित होकर भारतीय मूल की इस नेता की योग्यता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। ये तो साफ है कि अमेरिका में नस्ली मुद्दा गहरे तक बैठा हुआ है और हर चुनाव में ये जिन्न की तरह बाहर आता है। ट्रंप ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि कमला हैरिस तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव ही नहीं लड़ सकती क्योंकि वो नेचुरली बोर्न सिटीजन अमेरिका की नहीं है। बता दें कि नेचुरली बोर्न अमेरिकन वो होता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नेचुरली बोर्न अमेरिकन होना ज़रूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने अभी सुना है कि कमला हैरिस चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखती और हाँ, जिसने ये लेख लिखा है वो बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली वकील है। ट्रंप ने उसके आगे कहा, मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है, पर मैं ये मान कर चलता हूँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनका चुनाव करते वक्त उनकी पृष्ठभूमि की जांच की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे कहा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था। कैलिफोर्निया स्थित चैपमैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन ईस्टमैन ने बीबीसी से कहा कि अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 में कहा गया है कि सिर्फ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के योग्य होते हैं। उन्होंने संविधान संशोधन 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि अमेरिका में जन्मा हर आदमी अमेरिकी नागरिक है और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कुछ कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कमला हैरिस के माता पिता उनके जन्म के समय अमेरिकी नागरिक बन चुके हों तो कमला को नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं माना जाएगा। उस पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कमला हैरिस के जन्म के समय 1964 में उनके माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं थे, इसलिए कमला को नेचुरल बोर्न सिटीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन बर्कले लॉ स्कूल के डीन एरविन चैमरस्की ने सीबीएस से कहा कि ये तर्क मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि संशोधन 14 के अनुच्छेद 1 के तहत अमेरिका में जन्मा हर व्यक्ति नेचुरल बोर्न सिटीजन है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में कुछ डाउटफुल माहौल बनाना चाहते हैं, आशंकाओं का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जाए और वो टारगेट भी करना चाहते हैं कमला हैरिस के बहाने जो बाइडेन पर, क्योंकि अब उनके पास चुनाव के लिए ज़्यादा मुद्दे नहीं हैं और दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को इस तरह से बुरी रोशनी में दिखाना ये एक चुनावी लड़ाई का हिस्सा होता है। तो वो ये कह रहे हैं और फिर हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही नस्लवादी किस्म के नेता हैं। वो हर जगह एक नस्लवाद वाला एंगल डालते हैं और फिर उसको भुनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि गोरे मतदाताओं को ब्लैक यानी काले या जो दूसरे रंगों के हैं जैसे भारतीय हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए बसे हुए लोग हैं, उनके बारे में एक नकारात्मक राय बने तो उन्हें पसंद आता है। गोरों को खुश करने के लिए, तो गोरों को एकजुट करने के लिए
अगर कमला हैरिस को टारगेट कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये उनके स्वभाव की, उनके विचारधारा की, उनकी वैचारिकता का हिस्सा है। उनकी राजनीति इसी पर फली फूली है। इसी राजनीति के बल पर वो राष्ट्रपति बने थे और अब दोबारा वो इसी हथकंडे को आजमा रहे हैं, क्योंकि बाकी मोर्चे पर वो नाकाम रहे हैं। और अब बुलेटिन ख़त्म करने के पहले कोरोना से संबंधित ताज़ा जानकारी आपको दे दें। भारत में पिछले 24 घंटों में 65,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 12 लाख के पार चला गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने satyhindy.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा, सोमवार की तमाम बड़ी खबरों को लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।